तो बेटा स्टीरियो आइसोमर्स की के टॉपिक्स में ज्योमेट्रिकल मैंने खत्म किया है और आज हम आप बच्चों को सिखाने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाम से आप बच्चों को दिख रहा होगा कि इस तरह के आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो दैट विल बी रिलेटेड विद द लाइट। अब ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप और चीजें प्रोग्रेसिव वे में क्लियर होती चली जाएंगी। देखो, नेचर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को रोटेट कर सकते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा जब पोलरीमीटर सिखाऊंगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को रोटेट कर देते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल या सब्सटेंस। अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट अगर क्लॉकवाइज है तो बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, और अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट एंटी क्लॉकवाइज है तो बोलेंगे लियो रोटेटरी सब्सटेंस। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है पोलरीमीटर और उसी से हम सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन बाय चांस सब्सटेंस में हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया और वो लाइट की डायरेक्शन को रोटेट ना कर पाए तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो समराइज करो, सब्सटेंस नेचर में है ऑप्टिकल एक्टिव, एक्टिव होंगे तो हो सकता है डेक्स्ट्रो हो सकता है लियो हो, और पोलरीमीटर है जिससे हम उस सब्सटेंस की क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं। करेक्ट। अब ध्यान से देखो, साइंटिस्ट लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की कंडीशन को जब उन्होंने फाइंड आउट करना शुरू किया तो देखा कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो थे उसमें वही रिलेशनशिप था जो अपने हाथों में रिलेशनशिप है। अपने हाथ को लैटिन टर्म में बोलते हैं काइरल। तो अपने हाथों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों हैंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। लेकिन अगर यहां मिरर रखें, मिरर इमेज है, लेकिन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हम सुपर इंपोज करने की कोशिश करें तो सुपर इंपोजेबल नहीं होते। देखो, ये हाथ, बीच में मिरर, दोनों मिरर इमेज है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करने की कोशिश करें तो क्या होंगे बेटा, सुपर इंपोज नहीं होंगे। इसे कहते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। तो जितने भी एक्टिव मॉलिक्यूल्स थे नेचर में वो अपने मिरर इमेज पे क्या थे, नॉन सुपर इंपोजेबल थे। तो अब टू आइसोमर्स मिल गए, वो और उसका मिरर इमेज, दोनों का स्ट्रक्चर देखो सेम है, लेकिन पता है आपको दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। सवाल उठता है कौन सी प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो जितना यहां पे वॉन्डर वाल रिपल्शन होगा, जितना यहां डाइपोल मोमेंट होगा, सेम इसी की फोटोकॉपी ये है, सब कुछ वही होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो दोनों का सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी, ये सब सारी चीजें क्या होगी, सेम होगी। बट एक प्रॉपर्टी अलग होगी, लाइट से रिलेटेड जो रोटेशन की फिनोमिना है। अगर ये सब्सटेंस लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी क्लॉकवाइज रख रहा है तो ये सब्सटेंस लाइट को रोटेशन की एबिलिटी क्या रखेगा, एंटी क्लॉक रखेगा। एक प्लस थीटा रखेगा, एक माइनस थीटा रखेगा। मैग्नीट्यूड रोटेशन का सेम होगा क्योंकि दोनों की ताकत सेम है, लेकिन साइन ऑफ रोटेशन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो कहते हैं बच्चों कि जो भी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे वो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे। अब टू आइसोमर्स हुए, इन्हें बोलते हैं मिरर इमेज आइसोमर्स या बोलते हैं इनएंशियोमर्स, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन एक प्रॉपर्टी अलग होगी। एक प्लस थीटा राइट को रोटेट करेगा तो दूसरा क्या रोटेट करेगा, माइनस थीटा रोटेट करेगा। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है बच्चों को। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और उसके बाद यह भी समझते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए कंडीशन क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोजेबल है और कौन सा मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोजेबल नहीं है। एक चीज और, अगर सब्सटेंस इनएक्टिव होगा तो उसे बोलेंगे ए कायरल। कायरल का मतलब एक्टिव, ए कायरल का मतलब इनएक्टिव। इतना पॉइंट पहले लिखते हैं। करेक्ट। तो पॉइंट नंबर 1, इन नेचर if substance will rotate the direction of PPL
plane polarized light is called optically active substance. अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर सब्सटेंस की क्लॉकवाइज है तो बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से या प्लस साइन से। कब? इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से और माइनस साइन से। उल्टा जस्ट, इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरा पॉइंट आप बच्चों को मैंने सिखाया पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर इज अ सब्सटेंस which is used for testing the optical activity of a molecule। तो इसकी अब डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो कंडीशन होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, molecule must be chiral। कायरल, कायरल मतलब होता है बेटा क्या? हैंडेडनेस, मतलब जो अपने हाथों में रिलेशनशिप है वही एक्टिव मॉलिक्यूल में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कायरल मॉलिक्यूल क्या लिखूं बताओ? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज होगा, कायरल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आइसोमर्स आर नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। नॉन सुपर इंपोजेबल नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज molecule is called, क्या is called? Chiral molecule। non superimposable mirror image molecule को क्या बोलेंगे? chiral molecule। in fact both are called, क्या बोला मैंने? mirror image isomers। both are called mirror image isomers और इसका एक और साइंटिफिक नाम है इनेंशियोमर्स, जिसको डिटेल में आप आगे पढ़ने वाले हो। टर्मिनोलॉजी एक सीख लो, इनेंशियोमर्स। करेक्ट? लेकिन अगर मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो गया तब क्या होगा? तब तो वो ए कायरल हो जाएगा। ए कायरल मॉलिक्यूल क्या होते बेटा? ए कायरल मॉलिक्यूल इनएक्टिव होगा, कायरल मॉलिक्यूल एक्टिव होगा। ए कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा? इनएक्टिव होगा। ए कायरल मॉलिक्यूल इनएक्टिव, इट मींस it will be superimposable, it will be superimposable on its mirror image। अब आप बच्चों को नेक्स्ट में बताने वाला हूं यार, कायरल मॉलिक्यूल तो ठीक है, सुपर इम्पोजिबिलिटी टेस्ट हो गया। कायरल मॉलिक्यूल की और एडवांस कंडीशन क्या है कि वो अपने मिरर इमेज पे क्या हो जाए? नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाए। तो बेटा आप कायरल मॉलिक्यूल के बारे में और डिटेल में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल वो होंगे जो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। चलो भाई ठीक है,
तो क्या हम सब पे नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी टेस्ट करते चलेंगे क्या? नो। देखा गया कि कायरल मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते थे। सवाल उठता है व्हाट इज द डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक थे। और जो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल थे वो कायरल मॉलिक्यूल थे, और जो कायरल मॉलिक्यूल थे अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल थे और ऑप्टिकली एक्टिव थे। लेकिन अगर एनी कोई भी एक सिमेट्री उसमें प्रेजेंट हो जाए, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए, या ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए, तो ऐसा मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज कर जाता था और वो क्या हो जाता था? ए कायरल हो जाता था। एक टर्म और यूज करना है, टर्म है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट में टोटल 23 टाइप्स की सिमेट्रीज होती हैं। अगर सारी 23 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज मॉलिक्यूल में एब्सेंट हो, इंक्लूडिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ऐसा मॉलिक्यूल भी क्या होगा? कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर से देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी की एसेंशियल कंडीशन है कि 3 सिमेट्री ना हो, ओनली 3 सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब पॉस ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब कॉस ना हो, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ऑस ना हो। करेक्ट? तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे डिससिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या है? ऑल दी 23 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज इंक्लूडिंग पॉस, कॉस एंड ऑस इफ एब्सेंट इन द मॉलिक्यूल, देन सच मॉलिक्यूल इज नोन एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो होगा वो भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो क्या लिखूं मैं? 6th पॉइंट क्या लिखूं? 6th पॉइंट में लिखा कायरल मॉलिक्यूल, chiral molecules must be dissymmetric. डिससिमेट्री का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब आप पढ़ोगे डिटेल में, पढ़ाएंगे आप बच्चों को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब पॉस, सेंटर ऑफ सिमेट्री cos and alternating axis of symmetry os must be absent। ठीक है भाई? तो हम पॉस सिखाएंगे, कॉस सिखाएंगे, और जब पॉस कॉस किसी मॉलिक्यूल में नहीं होता है तो ऑस ऑटोमेटिक उस मॉलिक्यूल में नहीं होता है। इनफैक्ट ऑस अपने सिलेबस में नहीं है, बट स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है कि यह भी नहीं होना चाहिए। दूसरी टर्मिनोलॉजी इसी में हमने बताया एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? ये इफ ऑल दी 23 types of symmetries are absent in a molecule। मतलब इंक्लूडिंग इसमें क्या होगा? इंक्लूडिंग इसमें क्या चला जाएगा? इंक्लूडिंग पॉस, कॉस एंड ऑस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा भैया। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में डिससिमेट्री तो जरूर होगा। इट मींस एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल will also be dissymmetric and ऑप्टिकली एक्टिव। आई बात समझ में? लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा वो एसिमेट्रिक होगा। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक हो सकते हैं, पर सभी डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल कोई जरूरी नहीं है कि क्या हो? एसिमेट्रिक हो। आ रही बात समझ में? तो अब एक बार हम अगर समराइज करें इसको, तो हमने क्या सिखाया बच्चों को? नेचर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को रोटेट कर देते हैं। जो रोटेट करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो रोटेट करते हैं हो सकता है डेक्स्ट्रो हो सकता है लीवो हो,
पोलरीमीटर के बारे में बताया। फिर हमने कहा ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, कायरल होने चाहिए। कायरल का मतलब होता है हैंडेडनेस, मतलब वो अपने मिरर इमेज पे क्या होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। अब अगर सुपर इम्पोजेबल हो गए तो क्या हो जाएंगे, ए कायरल हो जाएंगे। फिर हमने बोला कायरल मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, डिससिमेट्रिक होने चाहिए। डिससिमेट्रिक का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल में ना तो पास होगा, ना तो कॉस होगा और ना तो ऑस होगा। करेक्ट, चेक करना हम सिखाएंगे आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक्स में। फिर उसके बाद एसिमेट्रिक टर्मिनोलॉजी आ गई कि सारे के सारे 23 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज अगर मॉलिक्यूल में एब्सेंट हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसके बाद एक नई टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखने वाले हैं, एसिमेट्रिक एटम या कायरल एटम। तो बेटा हमने बताया रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, इक्वल परसेंटेज ऑफ इनएंशियोमर्स आर नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। और हमने कहा था कि रेसिमिक मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, और अगर प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होगी तो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि अगर रिएजेंट इनएक्टिव होगा तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन अगर रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। आज उसी मेथड से, उसी प्रोसेस को यूज करते हुए एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, दैट इज ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। यानी इनएंशियोमर्स यानी रेसिमिक मिक्सचर को ये सेपरेशन की क्या है, टेक्निक है। करेक्ट, क्या करते हैं कि जो रेसिमिक मिक्सचर है उसका रिएक्शन कराते हैं ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से। देखो हमने लिया ये रेसिमिक मिक्सचर, पहले कंडीशन है, बहुत सारे केसेस लिया है रेसिमिक मिक्सचर, इसको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसका रिएक्शन हम कराएं ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से, ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब या तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा या तो कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, दोनों नहीं लेना, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। अगर इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो आर वाला आर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आर आर बनाएगा, और एस वाला आर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एस आर बनाएगा। ये देखो दोनों डाइस्टेरोमर बन गए, क्योंकि डाइस्टेरोमर कैसे पहचानते हो, एक कार्बन पर क्या होता है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा और दूसरे कार्बन पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। ये बन गए टू ऑप्टिकली एक्टिव डाइस्टेरियोमर। और डाइस्टेरियोमर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसको अगर हीट करेंगे तो हमें कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे, 2 फ्रैक्शंस मिलेंगे, और फिर हम उनको आसानी से हमने क्या कर देना है, उस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और रेसिमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। हमने बहुत सारे केसेस लिए हैं, पहले हम थोड़ा डिफाइन करें कि ऑप्टिकल रिजोल्यूशन होता क्या है। तो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन क्या है, इट इज द मेथड फॉर द separation of enantiomers oblique रेसिमिक मिक्सचर। कैसे, we know that chemical properties of enantiomers will be different if reagent will be optically active। ठीक भाई, we will get, ये क्वेश्चन एडवांस ने पूछा है कि अगर हम रेसिमिक मिक्सचर का रिएक्शन ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट से कराएं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। वी विल गेट 2 ऑप्टिकली एक्टिव डाइस्टेरियोमर्स। और डाइस्टेरियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है, इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे केसेस मैंने लिया है, एग्जांपल्स को देखते हुए हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मैंने सिखाया कि रेसिमिक मिक्सचर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आरएस कर दिया, या डीएल भी आप कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल एक आइसोमर डी है और दूसरा आइसोमर क्या है, एल है, तो रिएजेंट क्या होना चाहिए, रिएजेंट या तो डी होना चाहिए या तो एल होना चाहिए, जिसको हमने डी मान लिया। तो डी वाला डी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, डी बनाएगा, डी और डी बनाएगा, और डी वाला एल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, डीएल बनाएगा। देख लो, एक पर नाम सेम हो गया, दूसरे पे, एक पे नेचर सेम हो गया, दूसरे पे नेचर चेंज हो गया, तो क्या मिल गया, डाइस्टेरोमर मिल गया। और डाइस्टेरोमर को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट
कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखो, अगर हमारे पास रेसिंग मिक्सचर एसिड दिया है, इस स्टार बनाने का मतलब समझते हैं कायरल कार्बन है, इसका नाम या तो आर और एस दोनों की बात कर लिया। अब एसिड को अगर सेपरेट करना होगा बेटा तो हमें ऑप्शंस में से अल्कोहल सेपरेट करना, अल्कोहल सर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो अल्कोहल कैसा होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब या तो इस पर कायरल कार्बन पे नाम आर होना चाहिए या तो एस होना चाहिए। तो एसिड और अल्कोहल को जब हम मिलाते हैं बेटा तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जो आप मैकेनिज्म में पढ़ोगे। तो आर वाला आर सिलेक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आर आर बनाएगा। एस वाला आर सिलेक्शन करेगा तो क्या करेगा? एस आर बनाएगा। तो क्या मिल गया? 2 ऑप्टिकली एक्टिव, देखो डायस्टोमर मिल गया कि नहीं मिल गया? और 2 ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टोमर मिल गया, इसको हीट करेंगे तो हमें फ्रैक्शन कितना मिल जाएगा? 2 फ्रैक्शन का मतलब एक तरफ चला गया, दूसरा दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। अल्कोहल अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम अमाइन भी ले सकते हैं। अगर हम अमाइन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एमाइड मिलेगा। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा केस हमने लिया। देखो दूसरा वाला केस यहां हो गया, तीसरा केस हमने लिया। ये देखो, इसका मैंने फिशर प्रोजेक्शन बना दिया, इसका भी मैंने फिशर प्रोजेक्शन बना दिया। ये एसिड है, ये अल्कोहल है। सेफर इसका नाम आर है, इसका नाम एस है। तो अब अगर इसका हम एस्टरिफिकेशन करेंगे, एस्टर बनाएंगे, तो हमें एस्टर कितना मिलेगा? एक ही तो मिलेगा। यानी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स रहेगी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स रहेगी। चलो आरएस सिस्टम क्यों ना निकाल लें। ये देखो यहां पे इसको नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे, नंबर 3 इसको देंगे। तो 1 2 3 मैजिक रूल लगाओगे, आर का उल्टा क्या हो गया? एस हो गया। अल्कोहल का देखें, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, 1 2 3, तो यहां पे भी आर का उल्टा क्या हो गया? एस हो गया। तो प्रोडक्ट में जो नेचर आएगा वो किसका आएगा? एस ही तो आएगा, एक ही तो प्रोडक्ट मिला। तो इस तरह की प्रॉब्लम, ये सेपरेशन की टेक्निक नहीं है, ये सेपरेशन की टेक्निक है, क्योंकि आपने लिखा है कि रिएजेंट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। यहां तो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, दो एक्टिव एक्टिव का रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक एस्टर मिल रहा है, फ्रैक्शन एक मिलेगा। एक और केस हमने लिया आप बच्चों को, देखो ये भी एसिड रेसिंग मिक्सचर है और अल्कोहल भी रेसिंग मिक्सचर है। ये सेपरेशन की टेक्निक नहीं है, केस चल रहा है, पूछा जाता है। तो देखो अब आर वाला आर सिलेक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आर आर बनाएगा। आर वाला एस सिलेक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आर एस बनाएगा। दो एस्टर तो इससे मिल गया। एस वाले से बात करो, एस वाला आर सिलेक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एस आर बनाएगा। और एस वाला एस सिलेक्शन करेगा तो क्या करेगा? एस एस बनाएगा। तो प्रोडक्ट के नंबर कितने मिले? 4, 1 2 3 4। लेकिन फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो दो ही फ्रैक्शन मिलता है। कैसे दो फ्रैक्शन मिलता है? देखो आर आर और एस एस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनएंशियोमर हो जाएंगे। आपने कहा था कि अगर कायरल कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाए तो क्या हो जाएंगे? इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। ऐसे आर एस और एस आर, आर का उल्टा एस, एस का उल्टा आर, ये भी इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। तो इन दोनों का एक फ्रैक्शन मिलेगा, इन दोनों का एक फ्रैक्शन मिलेगा। फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कॉम्बिनेशन देखो। अगले में उन्होंने क्या किया कि एसिड को रेसिंग मिक्सचर जो फॉर्म है उसको एक्सेस में लिया, और जो अल्कोहल है वो क्या लिया? वो नॉर्मली अल्कोहल लिया बट एसिड एक्सेस में है। अब रिएक्शन हुआ तो आर वाले ने आर सिलेक्शन किया तो आर आर बना दिया, एस वाले ने आर सिलेक्शन किया एस आर बना दिया। तो अगर ये एक्सेस में है, रिएक्शन के बाद 2 एस्टर डायस्ट्रोमेरिक फॉर्म में तो मिलेंगे, प्रोडक्ट तो 2 ही मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यह है एग्जामिनर का कि आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हाउ मेनी फ्रैक्शंस वी विल गेट। तो फ्रैक्शंस को पाने के लिए एक तो 2 फ्रैक्शन इसका मिलेगा, लेकिन आपने एसिड को एक्सेस में लिया है, तो ये जो सोल्यूशन में, मिक्सचर में लेफ्ट ओवर रेसिंग मिक्सचर भी बचा रह जाएगा। एक प्रोडक्ट के साथ साथ एसिड का रिएक्टेंट फॉर्म भी पड़ा रह जाएगा। तो फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 2 फ्रैक्शन यहां से मिलेगा, एक फ्रैक्शन यहां मिलेगा। 2 और 1 कितने फ्रैक्शंस हो गए? 3 फ्रैक्शंस हो गए। तो इसमें प्रॉब्लम कैसे आएगी? एक तो प्रॉब्लम ऐसी आएगी, दूसरी प्रॉब्लम आएगी इन विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्टिकल रिजोल्यूशन इज पॉसिबल। तो याद रखना कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, जो इनएंशियोमर्स होगा, जो रेसिंग मिक्सचर होगा, उसी का हम ऑप्टिकल रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तीसरा चीज पूछा जाएगा, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग एसिड। तो एसिड होगा तो आपने अल्कोहल सर्च करना है, एक्टिव होना चाहिए, या अमाइन सर्च करना है, या हो सकता है अल्कोहल और अमाइन को रेसिंग मिक्सचर के फॉर्म में ले लें, तो आप बच्चों को क्या सर्च करना है? एसिड सर्च करना है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम हमने आपको डिटेल में सिखाया। तो बेटा आपको आज मैं सिखाऊंगा पोलरीमीटर, है ना। शुरू में मैंने बताया था कि पोलरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which is used for testing the optical activity of a molecule। एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, धीरे धीरे देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। देखो, एक यह है सोडियम लैंप जो देता है सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट,
चाहे सन से हो, चाहे ट्यूब लाइट हो, चाहे लैंप से हो, चाहे कैंडल से हो, वो नॉन पोलराइज्ड लाइट होती है। नॉन पोलराइज्ड लाइट पहले समझो क्या होता है। अच्छा, सबको पता है बच्चों को ना, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो लाइट जो बनी होती है ना, वो कई सारे वेक्टर से बनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से बनी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस होते हैं, वो लाइट ऑफ प्रोपेगेशन के, जैसे मान लो ऐसे लाइट चल रही है, तो लाइट ऑफ प्रोपेगेशन के, इसको ऐसे करते हैं, लाइट ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, ये देखो ऐसे लाइट जा रही है ना, इसके परपेंडिकुलर सारे प्लेन में होगी। इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, यानी कि जो वेक्टर्स हैं उसका वाइब्रेशन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर सारे प्लेन में होगा, नेचुरल सोर्स की लाइट का। तो ऐसे लाइट को बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। नॉन पोलराइज्ड लाइट, देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, इस लाइट को हमने इस तरह से ऐसे मूवमेंट दिखाया कि मान लो यहां से रेज ऐसे निकल रही है, और यहां पे ये पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइट अंदर घुस रही है। तो अगर अंदर लाइट स्ट्रेट जा रही है, तो जो वेक्टर्स हैं उनका वाइब्रेशन देखो सारे प्लेन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। ऐसी लाइट को बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। अब नॉन पोलराइज्ड लाइट को क्या करना है, पोलराइज करना है। तो इसे हम एक प्रिज्म में पास करेंगे। वो प्रिज्म स्पेशल टाइप का प्रिज्म है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से बनाया जाता है, और इसको बोलते हैं कैल्साइट। इसमें देखो शो करने का तरीका क्या है, ये क्रिस्टल को हमने ऐसे बना रखा है कि वर्टिकल लाइन में इस तरीके से इसमें क्या है, अपर्चर है। अब इस नॉन पोलराइज्ड लाइट को इस पोलराइजर में, इस निकोल प्रिज्म में पास कर दिया, जिसे पोलराइजर भी कहते हैं। अब देखो जब इसकी लाइट को इसमें ट्रांसफर करेंगे ना बेटा, तो ये टेढ़े मेढ़े वाले जो वाइब्रेटिंग वेक्टर्स हैं वो कट कर दिए जाएंगे, वो फिल्टर कर दिए जाएंगे, और वही लाइट आगे बढ़ेगी इसमें से पास होकर के, जिसमें वाइब्रेटिंग वेक्टर का जो वाइब्रेशन है इस अपर्चर के पैरेलल हो। ये देखो प्रोपेगेशनल लाइट सीधी जा रही है। अब यहां पर वाइब्रेटिंग वेक्टर का जो वाइब्रेशन है, जो मूवमेंट है, वो एक ही प्लेन में हो रहा है। इस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। याद आया बात समझ में? हमने आपको शुरू बताया था कि सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को रोटेट कर देते हैं, जो रोटेट कर देते हैं एक्टिव होते हैं, जो नहीं करते हैं इनएक्टिव होते हैं। रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होंगे, डेक्स्ट्रो लियो होंगे। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास करेंगे उस सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, जिसे हमने एक ट्यूब में रख रखा है, जिसे बोलते हैं पोलरीमीटर ट्यूब। और उसकी एक लेंथ होती है, और ये लेंथ डेसीमीटर में होती है, डीएम में होती है, याद रखना डेसीमीटर में होती है। इसमें उस सब्सटेंस को किसी सॉल्यूशन के साथ, सॉल्वेंट के साथ इसमें इसका कंसंट्रेशन बनाया गया है, और कंसंट्रेशन की यूनिट हमें फिक्स करनी पड़ेगी ग्राम पर एमएल में। अब देखो लाइट पास किया, अगर सब्सटेंस इनएक्टिव है तो लाइट जिस तरह से पास हुआ वैसे सीधे सीधे निकल जाएगी, हम बोलेंगे कि कंपाउंड क्या है, ए कायरल है। लेकिन अगर सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो लाइट की डायरेक्शन को क्या कर देगा, वो रोटेट कर देगा। ऊपर रोटेट किया एंटी क्लॉक, तो बोल दिया सब्सटेंस क्या है, लियो रोटेटरी है। और क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। जितना भी रोटेशन हुआ उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम लैब में काम कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन चल रहा है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है। अब सवाल उठता है कि थीटा किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो थीटा देखा गया, थीटा कैसे डिपेंड करता है। थीटा डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि देखो हमने लिखा है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर इनकाउंटर्ड बाय द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इंटरैक्शन इस पोलरीमीटर ट्यूब में जो ये सब्सटेंस है उसके साथ कितना है। अब इंटरैक्शन कितना है तो देखते हैं इंटरैक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इंटरैक्शन यानी कि थीटा, यानी ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि जो लैब में जो हम काम कर रहे हैं उसका थीटा, उसका जो रिजल्ट आ रहा है, याद है ना आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो जब कोई प्रैक्टिकल करते हो, उसका थीटा डिपेंड करता है लेमडा के ऊपर। लेमडा लेंथ, वेवलेंथ ज्यादा कम एनर्जी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा कम इंटरेक्शन करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट, कुछ सॉल्वेंट होंगे जो अच्छे से सॉल्यूशन बनाएंगे, कुछ अच्छे सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। सब्सटेंस का नेचर, कुछ सब्सटेंस
का फंक्शनल ग्रुप बहुत एक्टिव होता है, कुछ सब्सटेंस का फंक्शनल ग्रुप एक्टिव नहीं होता है। 4 फैक्टर हो गया। तीसरी चीज कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और पोलरीमीटर ट्यूब की लंबाई पे। कंसंट्रेशन पे कैसे? अगर पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ को कांस्टेंट रखें, कंसंट्रेशन बढ़ाएं घटाएं, इंटरेक्शन करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन अगर एक्स है, मान लो थीटा की वैल्यू, थीटा डिग्री रोटेट कर रहा है, 2x कर दो तो इंटरेक्शन करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 2x 2 थीटा रोटेट करेगा। कब? जब लेंथ इसकी सेम हो। लेंथ पे डिपेंड करता है कब? जब कंसंट्रेशन सेम हो। लाइट स्ट्रेट चलती है, देखा गया 1 सेंटीमीटर की ट्यूब, 1 डेसीमीटर की ट्यूब है, मान लो थीटा डिग्री रोटेट कर रहा है, हाफ कर दो तो थीटा बाई 2 करना रोटेट कर देगा। तो इतने फैक्टर पर 1 2, देखो लैम्डा मैंने बताया, टेम्परेचर बताया, सॉल्वेंट बताया, सब्सटेंस बताया। सब्सटेंस का नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ग्लूकोज का सबका अपना अपना नेचर है। उसके बाद सी पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है। सी पे कब डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर, जब लेंथ क्या रखो? सेम रखो। लेंथ पे कब डिपेंड करेगा? जब कंसंट्रेशन सेम रखो। अब इसमें से ध्यान से सुनो, ये जो 4 पैरामीटर है, ये 4, इसको कांस्टेंट रखते हैं, हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। लेमडा सोडियम लैंप ले लिया, टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, पहले से फिक्स हो, पहला पता होता है कि कौन सा सब्सटेंस किस सॉल्वेंट में सॉल्वेबल है, ज्यादा किस में कम सॉल्वेबल है, सब्सटेंस निकालना है। लेकिन सी और एल को हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंसंट्रेशन हमने वेइंग किया, कंसंट्रेशन कुछ आया, इन्होंने वेइंग किया, कंसंट्रेशन कुछ आ गया। पोलरीमीटर ट्यूब की लंबाई इंडस्ट्री में बनती है, डिफरेंट बैचेस में बनती है, बढ़ गया, छोटा हो गया। तो इन 2 फैक्टर को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते, 4 को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो देखो इन सबको लिख लिया, कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन सी और एल को कांस्टेंट नहीं रख सकते। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इफ एल इज कांस्टेंट, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इफ सी इज कांस्टेंट। दोनों को मिक्स किया, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू एल। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, एक स्पेशल कांस्टेंट आया जिसे हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा को बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। इधर लेकर के आए अल्फा, अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल। स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है अल्फा। अल्फा क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अल्फा को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। इसको लिखने का तरीका है अल्फा, नीचे सफिक्स लगाते हैं कि किस वेवलेंथ पर हमने ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन निकाला है। टेम्परेचर भी फिक्स रखते हैं, किस टेम्परेचर पर निकाला है, और साथ में यहां सॉल्वेंट का नाम भी लिखते हैं, कौन सा सॉल्वेंट मैंने यूज किया है। करेक्ट? तो ये फिक्स स्टैंडर्ड तरीका है, टेम्परेचर प्रीफिक्स में और कौन सा सॉल्वेंट यूज किया। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपन सी इंटू एल। थीटा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, सी को बोलेंगे ग्राम पर एमएल में कंसंट्रेशन, एल को बोलेंगे डेसीमीटर में पोलरीमीटर ट्यूब की लंबाई। तो क्यों ना एक डेफिनेशन निकाल दें, अल्फा की वैल्यू थीटा के बराबर होगी जब नीचे की वैल्यू क्या हो जाए? सी इंटू सी 1 हो जाए, यूनिटरी हो जाए। तो क्या बोला कि स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा इट विल बी इक्वल टू थीटा इफ कंसंट्रेशन इन द ट्यूब इज 1 ग्राम पर एमएल, नीचे 1 ग्राम पर एमएल, एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 1 डेसीमीटर। करेक्ट? अब खास बात इसके, ये देखो, ये खास बात मैं लिख रहा हूं। कहते हैं अगर फिक्स्ड टेम्परेचर हो और वेवलेंथ सेम हो, फिक्स्ड वेवलेंथ हो, तो किसी स्पेसिफिक कंपाउंड का जो अल्फा है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अगर उसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन 30 डिग्री डेक्स्ट्रो है, तो दुनिया के किसी भी कोने पे अगर प्योर ग्लूकोज होगा और वेवलेंथ सेम रखा जाए, जिसमें हम 30 डिग्री निकाल चुके हैं, टेम्परेचर सेम रखा जाए, सॉल्वेंट सेम रखा जाए, तो अगर शुद्ध ग्लूकोज है तो उसका 30 डिग्री ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो कहते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस की। तो मैंने लिखा फॉर अ स्पेसिफिक सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो भी है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन विल बी कांस्टेंट at constant temperature at fixed wavelength of light। और सबसे मजेदार बात यह है बेटा, इस इंपॉर्टेंट में यहां फिर लिख रहा हूं, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि थीटा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इनटू एल की है। देखो
थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सी इंटू एल के। यानी कि थीटा अगर कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो थीटा भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे घटाओगे तो थीटा भी चेंज होगा। तो अगर इसको चेंज करोगे तो ऊपर भी चेंज होगा, इसको चेंज करोगे तो ऊपर भी चेंज होगा। तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, पोलोमीटर ट्यूब की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। तो कंसंट्रेशन और पोलोमीटर ट्यूब की लंबाई किस पर डिपेंड करती, किस फैक्टर, किस एंगल को चेंज करती है? तो आंसर आएगा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो थीटा डबल होगा, स्पेसिफिक यहां डबल, स्पेसिफिक वैसे का वैसे रह जाएगा। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों अल्फा नहीं डिपेंड करता सी और एल पर। तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं पोलरीमीटर के बेसिस पे कि फाइंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का सैंपल कुछ लिया, पोलरीमीटर ट्यूब में डाल दिया, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन हमें निकालना है, फार्मूला अपने सामने दिया गया है। कब? इफ 4 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन द 40 ml ऑफ द सॉल्यूशन और लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, 200 डेसीमीटर ट्यूब। और ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन क्या दे दिया इन्होंने, 10 डिग्री डेक्स्ट्रो दे दिया है। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। पोलरीमीटर पास किया, उसके बाद जब पोलरीमीटर ट्यूब से वो निकला बाहर तो 10 डिग्री डेक्स्ट्रो निकल गया, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। और इसी में दूसरा क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्फा की बात, हमें अल्फा निकालना है, यही फाइंड करना है। थीटा अपॉन सी इंटू एल एक फार्मूला होता है, सब कुछ दिया है, बस यूनिट का ध्यान रखना। थीटा की वैल्यू 4 ग्राम को डिसॉल्व किया है 40 ml में, मैंने 4/40 किया। 200 मिलीमीटर है तो उसको हमें डेसीमीटर में चेंज करना होगा। तो 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो यहां पे 2 डेसीमीटर कर दिया, 2 में चेंज कर दिया। और थीटा की वैल्यू 10 दिया है और कैलकुलेशन किया तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन जो 50 डिग्री ग्लूकोज का है ना, ये किसी भी फैक्टर पे, मतलब कंसंट्रेशन और पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ग्लूकोज के लिए कंसंट्रेशन टेम्परेचर सेम हो, उसकी वेवलेंथ सेम हो, सॉल्वेंट सेम हो, तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन हमेशा कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। और इस फार्मूले का एप्लीकेशन 1 2 3 4 वेरिएबल से 3 दिया जाएगा, तो चौथा पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड अल्फा एंड थीटा, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन इफ कंसंट्रेशन इन द अबव क्वेश्चन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब बताओ, कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे घटाओगे, पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ को इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे, तो क्या अल्फा पे डिपेंड करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा अपन सी एल और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल। तो हमने देखो यहां लिख दिया अल्फा उसका कांस्टेंट रहेगा, दैट इज वो कितना रहेगा, 50 डिग्री ही रहेगा। लेकिन हाँ थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। थीटा विल रिड्यूस टू हाफ, दैट इज कितना डिग्री, 5 डिग्री डेक्स्ट्रो। पहले भी डेक्स्ट्रो था, बाद में डेक्स्ट्रो रहेगा। क्यों? क्योंकि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, सी के है। ऐसे वो पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ को चेंज करेंगे और फिर आपसे थीटा और अल्फा के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम बनती है और आई एम 100% श्योर कि आप पोलरीमीटर के रेस्पेक्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक की जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑप्टिकल प्योरिटी या इनेंशियोमेरिक एक्सेस। देखो बहुत छोटी सी चीज है, अगर कोई सब्सटेंस की प्योरिटी की बात करें, या तो 100% प्योर होगा या तो उसमें डेक्स्ट्रो के साथ साथ क्या होगा, लियो भी होगा। अगर डेक्स्ट्रो के साथ लियो भी होगा तो हम बोलेंगे सब्सटेंस क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, अगर सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव है तो एक आइसोमर का ज्यादा होना जरूरी है। क्यों? अगर दोनों आइसोमर मान लो इक्वल परसेंटेज आ जाए, 50D आ जाए और 50L आ जाए, तब तो क्या बन जाएगा, रेसिंग मिक्सचर। अगर रेसिंग मिक्सचर हो जाएगा तो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब, प्योर ऑप्टिकल प्योरिटी यानी कि लाइट को रोटेट करेगा सब्सटेंस, कब, जब वो प्योर होगा, तो उसमें एक आइसोमर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो मैंने पहले लिख दिया है, फॉर अ सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव वन आइसोमर मस्ट बी इन द एक्सेस।
और जो एक्सेस होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी या इनएंशियोमेरिक एक्सेस। तो प्योरिटी निकालना है तो क्या करना है? कोई बोले यार एक सैंपल है और ग्लूकोज का सैंपल है, 6 ग्राम डेक्स्ट्रो है, 4 ग्राम लियो है, बताओ प्योर कितना है? तो आप बोलोगे 6 - 4, यानी कि 2 ग्राम वो क्या है? ऑप्टिकली प्योर है। तो आप मॉड निकाल देना, तो ऑप्टिकल प्योरिटी या इनएंशियोमेरिक एक्सेस इक्वल टू D - L। ग्राम में दिया ग्राम में, मोल में दिया मोल में, आप निकाल दें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 6 ग्राम डेक्स्ट्रो एंड 4 ग्राम लियो, तो जो प्योरिटी आएगी वो 2 ग्राम डेक्स्ट्रो से आएगी, क्योंकि डेक्स्ट्रो वाला अमाउंट क्या है? ज्यादा। उल्टा हो जाता, 6 ग्राम लियो 4 ग्राम डेक्स्ट्रो, तो 2 ग्राम क्या हो जाता है? लियो हो जाता है ऑप्टिकली प्योर। यानी रिजल्टिंग सब्सटेंस जो एक्सेस अमाउंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग लाइट की डायरेक्शन को क्या करेगा? रोटेट करेगा। परसेंटेज निकाल लें, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी एंड इनएंशियोमेरिक एक्सेस D - L अपॉन D + L × 100। ठीक वैसे वैसे जैसे आप कोई मार्क्स कोई एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने में क्या होता है? जो आपका रिजल्ट आ रहा है और जो आना चाहिए इनटू 100। जैसे मान लीजिए कि कोई बोल रहा है एक सब्सटेंस है 6 ग्राम डेक्स्ट्रो 4 ग्राम लियो, बताओ कितना परसेंटेज? तो 6 - 4 अपॉन 6 + 4 × 100 परसेंटेज निकल जाएगा। अब एक और फॉर्मूला आता है, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी एंड इनएंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इनटू 100। स्पेसिफिक मतलब जो आना चाहिए, ऑब्जर्व का मतलब जो आ रहा है। तो अगर ग्राम की भाषा में बात करेंगे, मिलीग्राम, मोल के बारे में बात करेंगे, क्विंटल के बारे में बात करेंगे, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना मैग्नीट्यूड से। और अगर एंगल ऑफ रोटेशन से रिलेटेड कोई डेटा देंगे तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है एग्जाम देने के बाद और जो आना चाहिए इनटू 100। दोनों को अप्लाई कर दिया। एक और फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी प्लस परसेंटेज रेसिस्टिव मिक्सचर दैट विल बी इक्वल टू 100। परसेंटेज मान लो 60 ग्राम 60% डेक्स्ट्रो है, 40% लिवो है, तो प्योरिटी कितनी आई? 60 - 40 20% प्योरिटी है, तो 80% कहां गया? रेसिस्टिव मिक्सचर। तो 80% प्लस ऑप्टिकल प्योरिटी 20% दैट विल बी इक्वल टू 100। अब कुछ मैंने सैंपल्स लिया है खाली आपको जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए। देखो क्या लिखा है, एक सैंपल है, एक कॉलम लिखा है परसेंटेज डेक्स्ट्रो, परसेंटेज लियो, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी एंड इनएंशियोमेरिक एक्सेस, रेसिस्टिव मिक्सचर, और उस समय नेचर ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा। तो परसेंटेज डेक्स्ट्रो पहला सैंपल क्या है? 100% डेक्स्ट्रो है, 100 मॉलिक्यूल 100% डेक्स्ट्रो है, तो लियो 0 है, तो प्योरिटी 100% की हो गई। रेसिस्टिव मिक्सचर बनेगा ही नहीं, तो ऐसा सब्सटेंस प्योर होगा 100%। यानी कि अगर वो लाइट को थीटा रोटेट करता है तो देखो थीटा वो रोटेट करेगा, देखो थीटा। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है वो किस में है? डेक्स्ट्रो में है। दूसरा सैंपल लिया 60% डेक्स्ट्रो 40% लोअर, प्योरिटी कितनी आ गई? 60 - 40 20% प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है, डेक्स्ट्रो का अमाउंट ज्यादा है। तो 80% क्या बन गया? इक्वल परसेंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो, 40 इसका 40 इसका, इक्वल परसेंटेज क्या बन गया? रेसिमिक मिक्सचर। अब ऐसा सब्सटेंस जो होगा, जब 100% प्योर था तो सेफ फॉर एग्जांपल थीटा लाइट को रोटेट करता था, लेकिन सेकंड सैंपल जो लाइट को रोटेट करेगा वो 20% डेक्स्ट्रो है, तो 0.2 थीटा ही रोटेट करेगा। ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना लेना, 30 70 40% हो गया, 60% रेसिस्टिव मिक्सचर हो गया, 40% लियोस। 40% लियो क्यों? क्योंकि लियो वाला अमाउंट ज्यादा है। देखो 70% लियो है, 30% डेक्स्ट्रो है, इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो इज नोन एज रेसिस्टिव मिक्सचर। 30 इसका रेसिस्टिव मिक्सचर बना लिया, तो इसमें से 40% क्या हो गया? लियो हो गया। यानी 40% सब्सटेंस लाइट को क्या कहां रोटेट करेगा? एंटी क्लॉक रोटेट करेगा, यानी 0.4 थीटा, बट कितना होगा? लियो रोटेटरी। 50-50 है तो प्योरिटी 0 है, 100% ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक कायरल हो जाएगा। सिमिलरली 98 to 94% आप नोटिस कर लेना, इस तरीके से इमेजिन कर। लास्ट है 4 ये डेक्स्ट्रो है, 96 लियो है, तो 92 प्योरिटी आई लिवो के रेस्पेक्ट में, 8% रेसिस्टिव मिक्सचर बना, यानी कि सब्सटेंस जो लाइट को रोटेट करेगा, पहले अगर थीटा करता था तो इस समय 0.92 थीटा रोटेट करेगा। तो अगर 100% प्योर है तो थीटा करेगा, अगर इम्प्योर है तो थीटा से क्या करेगा? कुछ कम करेगा। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को ये सारी चीजें। अब कुछ एग्जांपल्स, आप क्वेश्चंस मिलेंगे आप बच्चों को इससे रिलेटेड, इसी बेसिस पे। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, फाइंड परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी इन मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज हैविंग 20% डेक्स्ट्रो एंड 80% लिवो। मेरे ख्याल से निकाल लोगे, तो 80 में से 20 को माइनस कर दोगे तो 60% क्या आ जाएगा? लिवो रोटेटरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60% लिवो। दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर है, दूसरा क्या है? फाइंड परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एल इन द गिवन मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड हैविंग ऑप्टिकल प्योरिटी 50%।
तो परसेंटेज डी और परसेंटेज एल निकालना है। प्योरिटी 50% डी है, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू 50%। तो रेसिंग मिक्सचर कितना हो गया बेटा, ये देखो लास्ट वाला फार्मूला, रेसिंग मिक्सचर भी हमारे पास कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया। 50% में से 25% डी हुआ और 25% क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये देखो लास्ट फार्मूला, प्योरिटी दिया, रेसिंग मिक्सचर निकल गया, रेसिंग मिक्सचर जितना निकला हाफ हाफ कर दो। अब ऑप्टिकल प्योरिटी जो है वो 50% एल है, यानी कि एल का अमाउंट कितना होगा 50, देयरफॉर परसेंटेज एल जो होएगा 50 तो पहले से प्योर है और प्लस 25% क्या हो गया, लियो हो गया, यानी 75% लियो हो गया, और डेक्स्ट्रो का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 25% होगा। आसान। लास्ट क्वेश्चन आंसर 3 की अगर हम बात करें, देखो मैंने आप बच्चों को बताया था कि फाइंड परसेंटेज एंड परसेंटेज पूछ रहे हैं इन द मिक्सचर ऑफ टार्ट्रिक एसिड हैविंग ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन 20 डिग्री डेक्स्ट्रो, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री दे रहे हैं, एंड ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इट्स प्योर सैंपल। प्योर सैंपल का मतलब स्पेसिफिक प्योर सैंपल, थीटा की बात नहीं करें, प्योर सैंपल। अगर इस तरह से टर्मिनोलॉजी दिया जाए प्योर सैंपल तो समझ आना स्पेसिफिक, उसका कितना दिया है 40 डिग्री। ऐसे सैंपल में हमें परसेंटेज डी और परसेंटेज एल की बात करनी है। डिग्री डिग्री की बात किया तो फॉर्मूला कौन सा जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जाएगा, थीटा अपन अल्फा इंटू 100। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी आप निकाल सकते हो। तो थीटा, थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है इन्होंने 20 डिग्री, 20, और स्पेसिफिक दिया है 40 डिग्री इंटू 100। तो यहाँ पे कितने परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी क्या आ गया बेटा, तो 50% प्योर आ गया। अगर 50% प्योर है, ऑप्टिकली प्योर है, देयरफॉर रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर देखो ऊपर वाले फार्मूले जैसा, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही आ गया, रेसिमिक मिक्सचर कितना आ जाएगा 50%। 50% को दो पार्ट में डिवाइड करो, 25% डी और 25% एल। तो देयरफॉर परसेंटेज डी कितना आया बताओ, परसेंटेज डी की बात करें तो यहां 20% डेक्स्ट्रो है, यानी कि डेक्स्ट्रो का अमाउंट ज्यादा है, तो परसेंटेज डी कितना हो जाएगा 50 प्लस 25, 50 प्लस 25, 75% डी आया, एंड 25% क्या आ गया, एल आ गया। इस तरीके से हमने आप बच्चों को परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी एंड परसेंटेज लेंसोमेरिक एक्सेस के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स कराया और आपको कॉन्सेप्ट दिया। वंस अगेन वेलकम बच्चों, हमने इंडक्टिव इफेक्ट खत्म किया। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं दैट इज रेजोनेंस, करेक्ट। रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमिना है जो किसी मॉलिक्यूल में अगर होती है ना बच्चों, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये हम समझाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो पहला पॉइंट हम यहां लिखना चाहेंगे, इट इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। अब दूसरा पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं आप बच्चों से, दैट इज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया, करेक्ट। अब रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट के लिए कुछ चीजें हमने सिखानी है आपको। देखो, आप बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग में लिविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है। आपने पढ़ा था कि लिविस के डॉट स्ट्रक्चर के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स था वो था ऑक्टेट का कंप्लीशन, और उसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर आपने बना लिया, इथेन का बना लिया, लेकिन बच्चों कुछ नेचर में ऐसे मॉलिक्यूल थे ना जिसमें से एक सिंगल लिविस डॉट स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को हम बता नहीं पाते थे। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। देखो ओजोन, आई एम श्योर कि आप बच्चों ने ओजोन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। देखो ओ लिया, ओ के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड बना दिया और एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ प्लस बना दिया और माइनस बना दिया। अब एक बात आप बताओ, अगर लिविस डॉट का ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो जो ये ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ है, ये वाली बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की शो होनी चाहिए, ये वाली बॉन्ड लेंथ सिंगल की शो होनी चाहिए। इस ऑक्सीजन पर प्लस आना चाहिए, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, माइनस आना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली लोगों ने सर्च किया तो देखा ओजोन के ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो थी वो इक्वल थी, और जो नेगेटिव चार्ज था ना बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जितना इस वाले ऑक्सीजन पे थी उतनी ही उस वाले ऑक्सीजन पे थी। सेंटर वाले ऑक्सीजन पे तो प्लस चार्ज था।
फिर से सुनो, जब किसी एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज हम ना बता पाए, प्रॉपर्टीज कैसे नहीं बता पा रहे हैं, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे डबल और सिंगल बॉन्ड का करेक्टर ही नहीं है। दोनों प्लेस पर, दोनों साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर है, तो इसका मतलब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गया, फर्जी स्ट्रक्चर हो गया, ये नेचर में पाया नहीं जाता। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक दूसरा लेविस स्ट्रक्चर बनाया। अगर हम प्लस माइनस इधर भी कर सकते हैं तो प्लस माइनस इस डायरेक्शन में भी तो कर सकते हैं। पाई बॉन्ड इधर है तो पाई बॉन्ड इधर भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब कि इस स्ट्रक्चर को भी सोच सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी सोच सकते हैं। न ये वाला नेचर में पाया जाता है, न ये वाला नेचर में पाया जाता है, तो नेचर में कौन पाया जाता है। इमेजिन करो जब दोनों स्ट्रक्चर को हम मिलाएं तो देखो यहां पे पाई है और यहां पे सिग्मा है, तो पाई और सिग्मा मिला के यहां पे क्या आएगा, पार्शियल पाई आएगा। यहां पे सिग्मा है, यहां पे पाई है, तो क्या आएगा, पार्शियल पाई आएगा। यहां पे नेगेटिव है और यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नेगेटिव और न्यूट्रल मिलकर के यहां पर पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, इन दोनों को मिला के अगर बनाए तो क्या बन जाएगा, दोनों पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। और यही तो स्ट्रक्चर नेचर वाला स्ट्रक्चर है। तो नेचर वाले स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हमने बहुत सारे क्या बनाए, हाइपोथेटिकल लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में सोचा। तो देखो एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन का ये है और एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन का ये है। न ये नेचर में पाया जाता है, न ये नेचर में पाया जाता है। अगर दोनों को मिक्स कर दें तब जो स्ट्रक्चर नेचर में पाया जाता है वो ये है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रो कंपाउंड की बात करें, नाइट्रो में देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपने बना दिया, एन के साथ पाई बॉन्ड ओ, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, आपको पता है, प्लस डोनर पे प्लस, लेने वाले पे माइनस। ये भी नेचर में नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड करेक्टर शो हो रहा है, यहां सिंगल बॉन्ड करेक्टर शो हो रहा है। जबकि नेचर में क्या पाया जाता है, नेचर में ऐसा दिखाई पड़ता है कि एन और ओ के बीच की पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, बराबर है, बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर इक्वल इक्वल पाया जा रहा है। भाई साइंस क्या है, साइंस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है बेटा। साइंस कैसा सब्जेक्ट है, हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट, सॉरी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। तो लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए बहुत सारे हाइपोथेटिकल लेविस स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें, अगर हम एन और ओ के बीच में पाई बॉन्ड बना सकते हैं, इसके बीच में नेगेटिव और प्लस बना सकते हैं और सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, तो उल्टा क्यों नहीं कर सकते, कर सकते, सोच सकते हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम मिलाएं तो देखो यहां सिग्मा है, यहां पाई है, पाई और सिग्मा मिला के क्या बन जाएगा, पार्शियल बन गया। यहां पर पाई है, यहां पर सिग्मा है, पाई और सिग्मा मिलकर के क्या बन गया, पाई बन गया, पार्शियल पाई बन गया। यहां पे पूरा प्लस है, यहां पे पूरा प्लस है, यहां पे क्या बन गया, प्लस बन गया। नेगेटिव चार्ज देखो, यहां नेगेटिव है, यहां न्यूट्रल है, पार्शियल नेगेटिव, यहां न्यूट्रल है, यहां नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव बन गया। यही तो स्ट्रक्चर है नेचर वाला। ये देखो नाइट्रो में जब लोगों ने रिसर्च किया, सर्च करना शुरू किया कि नाइट्रो की स्टेटस क्या है, नाइट्रो का कैरेक्टर क्या है, तो देखा नाइट्रो में NO की बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन पर इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन जब किसी एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज ना बता पाए तो क्या करते हैं, बहुत सारे हाइपोथेटिकल लेविस स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं और फिर सारे स्ट्रक्चर को मिला के जाके उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कोई पूछे आप बच्चों से कैसे आया, तो आपको कहना चाहिए व्हेन वी कैन नॉट एक्सप्लेन, कॉन्सेप्ट में व्हेन वी कैन नॉट एक्सप्लेन all the properties of the molecule by single Lewis structure, then phenomena of resonance comes in our mind. अब देखो,
अब रेजोनेंस के बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए कि हमें रेजोनेंस के बारे में कब सोचना है। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। अब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें बॉन्ड्स चाहिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन। तो भैया सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो मजबूत इलेक्ट्रॉन होता है और पाई इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, वीक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को घुमा के हम डीलोकलाइज, हमको सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम कोई लेविस स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले हैं। हम पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, डीलोकलाइज करके डिफरेंट हाइपोथेटिकल लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस स्ट्रक्चर्स को, जिन सारे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैं सिखाना चाहूंगा। देखो ये ओजोन है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, नेचर में नहीं पाया जाता। डिफरेंट हाइपोथेटिकल बनाओ। तो डिफरेंट हाइपोथेटिकल बनाने के लिए आप बच्चों ने क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाना। इस पाई इलेक्ट्रॉन को घुमा के देखो हमने क्या कर दिया, ओ पे नेगेटिव कर दिया। इस तरह से घुमाते हैं, डबल बॉन्ड एनएसओ। यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे घुमाया, इस तरीके से देखो एरो बना दिया। यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ का ऑर्बिटल खाली हुआ और नेगेटिव और प्लस ने यहाँ पे क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ऐसे इससे हम इसको बनाना चाहें, ये देखो पहले पाई बॉन्ड को उठा के कहां पे डाल दो, ऑक्सीजन पे डाल दो। यहाँ पे ऑर्बिटल खाली होगा और नेगेटिव और वैकेंट ऑर्बिटल मिलकर के क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। तो देखो इससे हम इसको बना सकते हैं, इससे हम इसको बना सकते हैं। तो जब दोनों साइड, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, दूसरे को पहले को बना सकते हैं, तो उनके बीच में जो एरो मार्क करते हैं वो इस तरह से मार्क करते हैं। ये रेजोनेटिंग, ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच का ये क्या है, एरो है। अब इन दोनों को मिलाएं तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है, जो नेचर में पाया जाता है, उसे बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो स्ट्रक्चर्स ए और बी है उसे हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होंगे बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या नेचर में पाए जाएंगे? आंसर आएगा नो, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल है। तो सोच रहे हैं हम, क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमें नेचर का जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरे में देखो हमने क्या लिया, नाइट्रो। नाइट्रो में भी ये भी नहीं पाया जाता नेचर में, ये भी नहीं पाया जाता लिविंग स्ट्रक्चर, दोनों का मिक्सचर ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो रियल स्ट्रक्चर है। तो इससे हम इसको कैसे बनाएं? इसको बनाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करना, याद रखना सिग्मा को ट्रांसफर नहीं करना। इसको उठा के इधर कर दिया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आया और इस नेगेटिव को उठा के यहां पर ऐसे बॉन्ड बना दिया। फिर ऐसे इससे हम इसको भी बना सकते हैं। देखिए पाई बॉन्ड को उठा के ओ पे डाल दिया, इसका ऑर्बिटल खाली हुआ और इससे उठा करके हमने यहां पे क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड बना दिया। दोनों के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का साइन शो करने के लिए देखो हमने डबल बॉन्ड क्या बना दिया, एरो बना दिया। ठीक है, तो याद रखना कि ये कोई रिएक्शन ऑक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ हम सोच रहे हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा देना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ, काम खत्म। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नेगेटिव से पाई की तरफ कर देना। देखो नेगेटिव से हमने किधर कर दिया, नेगेटिव वाले ने धक्का मारा, पाई वाला इधर चला गया। ऐसे यहां पे देखो नेगेटिव वाले ने धक्का मारा, पाई वाला इधर चला गया, दोनों को मिला के हाइब्रिड बना दिया। ऐसे यहां पे देखो नेगेटिव वाले, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, नेगेटिव वाले ने धक्का मारा, पाई बॉन्ड इधर चला गया। पाई बॉन्ड आसानी से घूम सकता है क्योंकि हमने पहले दिन बताया था पाई बॉन्ड वीक इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है। ऐसे ये बन गया। इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बताओ, आंसर दो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर नेचर में पाए जाते हैं? आंसर है नो। नेचर में कौन पाया जाता है? ये जिसका नाम क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, रियल स्ट्रक्चर है। ये सब फर्जी है, नहीं पाए जाते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बेंजीन। बेंजीन में नोटिस करो, बेंजीन का देखो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर, हमने हेक्सागन बना दिया और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना दिया और ये 3 पाई बॉन्ड है, आप बच्चों को पता है। अब देखो इससे और बढ़िया से आप समझोगे। अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नेचर में है तो इसकी सारी प्रॉपर्टी बताए। प्रॉपर्टी क्या है? यहां पे पाई बॉन्ड का लेंथ है, यहां पे सिंगल बॉन्ड का लेंथ है। तो 2 डिफरेंट टाइप्स की बॉन्ड लेंथ बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? जब हम एक्सपेरिमेंट करने बैठे, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज सम इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पता करते हैं मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता करते हैं। तो सेम इसका स्ट्रक्चर बताना चाहिए क्या, कि इसमें डबल बॉन्ड की भी लेंथ है, सिंगल बॉन्ड की भी लेंथ है। बट जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको डालते हैं तो देखा जाता है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल है बेटा। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फर्जी है। तो उस हाइब्रिड को, उस रियल स्ट्रक्चर को जो नेचर में पाया जाता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचो, जहां पाई है वहां सिग्मा बना दो
और जहां सिग्मा है वहां पे क्या बना दो, पाई बना दो। अब देखो, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। अब यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो आपको करना क्या है, चाहे इधर ले जाओ